हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। मैं आपका टीचर अमित आपके लिए फिर आपकी महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो कि सीडीपी से रिलेटेड हैं बस अभी, ठीक है। बाकी भी करा दिए जाएंगे, लेकिन अभी मैं आपका सीडीपी का टीचर हूं, तो सीडीपी में आए हुए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी में जितने भी आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो 30 क्वेश्चन जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं वही लेकर के मैं आपके सामने आता हूं। और आज इस श्रृंखला का ये 5वां भाग है जो कि हम आज देखेंगे इस सेशन में कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और आपको किस प्रकार से इनको पढ़ना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं समय को बिल्कुल भी ख़राब किए बगैर कि ये प्रीवियस ईयर में 30 क्वेश्चन आज के 5वें सेशन में कौन कौन से हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं कि क्योंकि हमारी ये श्रृंखला है सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है विकासात्मक परिवर्तन। विकासात्मक परिवर्तन क्या होता है? सभी संस्कृतियों के बच्चे में सार्वभौमिक गति से होता है, मध्य बाल्यकाल तथा तक बहुत तेज गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं, हमेशा एक रैखिक तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं, वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है। तो बेटा जो विकास है आपका वो क्या है? वंशानुगत भी है और पर्यावरणीय प्रभाव से भी इसका कहीं ना कहीं संबंध होता है, ठीक है। तो जो विकास है आपका वो क्या होता है? वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया होती है, ठीक है। विकास सार्वभौमिक गति से नहीं होता है, ठीक है। विकास अलग अलग तरीकों से होता है। जैसे व्यक्तिगत भिन्नता में हम देखते हैं तो उसमें विकास क्या होता है? अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यक्तियों में हिसाब से, मतलब उसका हिसाब किताब अलग है। हर व्यक्ति में अलग तरीके से विकास की जो स्पीड होती है, जो परिवर्तन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो विकासात्मक परिवर्तन क्या होते हैं? वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया है, ठीक है। तो ये आपका चौथा आंसर बिल्कुल सही है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। देखिए डैश स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि डैश में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो स्थूल गत्यात्मक चालन क्या होता है? जिसमें तुम्हारा हो जाएगा मोटरी, जैसे आपके ये हाथ है, पैर हैं, पूरा शरीर एक साथ काम करता है। किसमें? स्थूल गत्यात्मक में क्या होता है? आपका पूरा शरीर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जबकि सूक्ष्म में शरीर का कोई एक अंग या दो अंग इन्वॉल्व होता है, समझ रहे हैं। स्थूल में आपका पूरा शरीर इन्वॉल्व होगा। तो इसमें कौन सी ऐसी गतिविधि है जिसमें पूरा शरीर आपका इन्वॉल्व होगा? पहला है भागना, चित्र बनाना। दूसरा है निचोड़ना या चलने, पकड़ना और चढ़ने, आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना और ताली बजाना। तो ये देखो जो आपका भागना होता है इसमें पूरा शरीर आपका क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। और जो चित्र बनाना होता है उसमें आपकी आंखें और हाथ जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली हाथ इन्वॉल्व होता है और आंखों से आप उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो भागना और जो चित्र बनाना है वो क्या है? भागना आपका स्थूल गत्यात्मक कौशल है, चालन कौशल है, और चित्र बनाना जो है वो आपका क्या है? सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल होता है, ठीक है। स्थूल में पूरा शरीर इन्वॉल्व रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला है इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्य अवस्था में होगी? इसमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी? एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू किया है, एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है, एक बच्ची जो सहकारात्मक खेलों में सम्मिलित नहीं हो सकती, या फिर एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, देखिए और इसको बताइए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें मध्य बाल्यावस्था में कौन सी बच्ची होगी? जो एक तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती, वो बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? कितने वर्ष की बच्ची रहेगी? 7 से 10 वर्ष। 7 से
10 वर्ष जो होता है वो आपका कौन सा होता है, वो आपका बाल्यावस्था होता है। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था होता है। 7 से 10 वर्ष आपका मध्य बाल्यावस्था होता है। तो ये बच्ची जो है तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। अभिकथन देखिए, बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं एवं मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। कारण, परिवार बच्चों के सामाजिकरण का एक द्वितीय अभिकारक है। ये दो आपको दे दिए गए, कारण और प्रभाव। ठीक, इसके ऑप्शंस देखते हैं क्या है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। तो एक बार फिर से देखिए कि क्या है अभिकथन और कारण। बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं, वो मूल्य और जीवन के मापदंडों को जानते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला कारण देखते हैं। परिवार बच्चों के सामाजिकरण का एक द्वितीय अभिकारक है। यही पर सेंटेंस क्या हो जाता है बेटा, ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, प्राथमिक होता है। परिवार क्या होता है, प्राथमिक अभिकारक होता है, ना कि द्वितीय अभिकारक होता है। समझ गए? परिवार बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक अभिकारक होता है, ना कि द्वितीय अभिकारक होता है। इसका मतलब ए सही है परंतु आर गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए सही है परंतु आर जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। शैशवावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमात्मक तथा तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत, कल्पनात्मक खेल करना शुरू कर देता है। आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ध्यान से देखिए। आप देखिए कि अभी तक जो आपने पढ़ रखा है आपको क्या इसमें समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के स्टैंडर्ड से आपको मालूम चल जाएगा कि क्या अभी बाकी है आपकी तैयारी में। देखिए इसे ध्यान से और बताइए कि क्या सही होगा। बताइए, तो इसमें आपका सही क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। तो मूर्त संक्रियात्मक आपका ऑप्शन में तीसरा नंबर कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। ठीक है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगभग 7 से 11 वर्ष तक रहती है। कितने वर्ष तक रहती है, 7 से 11 वर्ष तक आपकी रहती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बच्चा ये सारी चीजें करता है। ठीक है, अगला देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है। किसके किसके बीच में, स्वयं व पर्यावरण के बीच में। किसके किसके बीच में, स्वयं व पर्यावरण के बीच में संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो बेटा ये कहलाती है साम्यीकरण। क्या कहलाती है, साम्यीकरण। स्वयं व पर्यावरण के बीच में संतुलन की खोज की प्रक्रिया साम्यीकरण कहलाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के बच्चों के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है। वाइगोस्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य सम्मिलित हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। अगला, वाइगोस्की बच्चे को एक कोरे कागज के रूप में देखते हैं। अगले दो ऑप्शंस हैं। वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। और चौथा है, वाइगोस्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है। बहुत कम तो नहीं आंका है। उनके अनुसार वाइगोस्की के बच्चों के बारे में क्या विचार हैं। उनका विचार ये है कि वाइगोस्की ने सुझाव दिया कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य सम्मिलित हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। बच्चों में क्या होती है, बहुत सारी क्षमताएं होती हैं। जिस प्रकार आप उनको डेवलप करेंगे, जिस प्रकार आप उनको आगे बढ़ाएंगे, वो आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है,
वाइगोस्की कौन थे? एक रूसी थे, ठीक है, रूस के थे ये, रूसी मनोवैज्ञानिक। अगला, एक शिक्षिका किस संरचना का उपयोग करती है जब एक बच्ची की जिक्सॉ पहेली बनाने में सहायता करती? जैसे ही सहायता इशारों व संकेतों से आ जाए, जैसे ही सहायता इशारों व संकेतों से आ जाए तो आप समझ जाइए कि वो पुशअप कर रही है। अध्यापक हो या अध्यापिका हो, जब उसको हिंट दे रही है, जब इशारे और संकेत कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो उसको पुशअप कर रही है। पाड़ बांधना कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? पाड़ बांधना कहते हैं, ठीक है, पाड़ बांधना या सहायता करना, ठीक है। ये इसकी क्या कर रही है? सहायता कर रही है या पाड़ बांधने का काम कर रही है। अगला देखिए, अभिकथन है, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। अच्छा जी, बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। ओह, इसमें क्या है? हम पहला वाला देखें, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित, बिल्कुल नहीं। अगर बाल केंद्रित है तो कठोर तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती है। अगर बाल केंद्रित है तो कठोर तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती है, पहला ही गलत हो गया। दूसरा क्या है? बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। बच्चा कभी भी नहीं सीख सकता, बच्चा कभी भी नहीं सीख सकता अगर शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है, ठीक है। बच्चे कभी भी इस एनवायरनमेंट में सीख नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी गलत और ये भी गलत, तो जहां ये दोनों होंगे वहां ये वाला ऑप्शन आपका सही है कि ए और आर दोनों क्या है? गलत हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है? प्रगतिशील कक्षा की आपने क्या बताना है बेटा? विशेषता। शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है, बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है, गतिविधियां कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, या फिर समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है। तो जो एक प्रगतिशील कक्षा होती है उसकी विशेषता क्या होती है? उसकी विशेषता होती है कि गतिविधियों या कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। क्या किया जाता है? गतिविधियों या कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। इसी से उनकी क्षमता को पहचाना जाता है। अमृत तर्क देता है कि हम कानूनों को बदल सकते हैं यदि वे समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते, लेकिन यह आपसी सहमति और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए। लॉरेंस कोलरबर्ग के अनुसार अमृत नैतिक तर्क की किस अवस्था में आता है? सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, या फिर अच्छा लड़का लड़की अभिविन्यास। तो वो क्या है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया और आपसी सहमति। इसका मतलब है कि इन दोनों के मध्य एक सहमति है, क्या है? एक अनुबंध है, एक बॉन्ड है। उस बॉन्ड के माध्यम से ये काम आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये कौन सी विकास की अवस्था है? ये है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ये क्या है? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। किस प्रकार के बुद्धि के व्यक्तियों में? ठीक है, किस प्रकार के बुद्धि के व्यक्तियों में पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है? प्रकृतिवादी, अंतर्वैयक्तिक, भाषाई या फिर अंतःवैयक्तिक। ठीक है, तो कौन? पहचान, मानव अस्तित्व, जीवन के बारे में अपनी पहचान। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो क्या है? अंतःवैयक्तिक है। ठीक है, क्या है? कौन सा सिद्धांत, किस प्रकार के बुद्धि के लोग? अंतःवैयक्तिक बुद्धि के व्यक्ति इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल के बच्चे बोली, अरे ये मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य क्या दर्शाता है? जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर प्रासंगिकता या फिर जेंडर रूढ़िवादिता या फिर जेंडर स्थिरता। इट मीन्स कि जब समाज में कुछ चीज़ें शुरू से चली आ रही हैं तो वो रूढ़िवादिता है,
कि भाई लड़की ये काम नहीं करती हैं, लड़के ये करते हैं, लड़के ये काम नहीं करते हैं, लड़कियां करती हैं। तो जहां भी इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है उसका मतलब है कि वो जेंडर रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसे मालूम है कि लड़कियां कारों से नहीं खेलती हैं, उसे ये सिखाया गया है, और जिसने सिखाया है उसे भी किसी ने सिखाया होगा। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता में। किस में आ जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता में आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो, कक्षा में संस्कृति व भाषाई विभिन्नताओं को ध्यान रखते हुए कौन सी नीति प्रभावी होगी। मानकीकृत व कठोर पाठ चर्चा का पालन करना ही नहीं, कठोर का नाम ही नहीं लेना, प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग करना, कक्षा में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाना, या फिर विभिन्नताओं को अभाव के रूप में ना देखना। अब देखो कि संस्कृति और भाषाएं विभिन्नता है। ठीक है, एक कक्षा है, कक्षा में अलग अलग प्रकार के बच्चे होंगे, अलग अलग प्रकार के बालक बालिकाएं होंगी, तो उनमें सांस्कृतिक और भाषाई विभिन्नता होने की पूरी संभावना है। ठीक है, और बेसिकली होती भी है। तो इसमें हमें क्या करना है, कौन सी नीति प्रभावी होगी, हमें उनकी इन विभिन्नताओं को अभाव के रूप में नहीं देखना है। ठीक है, इन विभिन्नताओं को अभाव के रूप में नहीं देखना है, यही नीति क्या होगी, प्रभावी होगी। अगला देख लो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन क्या होना चाहिए। शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, फिर योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो मूल्यांकन के लिए कहती है कि यह एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक निश्चित अवधि में, ठीक है, एक निश्चित अवधि में बच्चों की प्रगति का पता लगाने के लिए, ठीक है, महत्वपूर्ण है। समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है, विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान, विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा, या फिर वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िवाद बनाना। तो समावेशी मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन में सब शामिल होंगे, तो कठोर नियम की कोई बात नहीं होगी, विशेष कोई विद्यार्थी हो नहीं सकता, दिव्यांगता वाला मामला कोई है नहीं है। ठीक है, या है भी तो उसके बारे में रूढ़िवादिता नहीं बनाना है। तो इसका मतलब है आपका क्या है, व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान। जब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होती है, समावेशी शिक्षा की बात होती है, तो उसमें जो भी व्यक्तिगत मतभेद हैं उनको ध्यान में रखिए और उनके उन मतभेदों का सम्मान कीजिए। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार पठन वैकल्य की पहचान है, पठन वैकल्य। ठीक है, बी को डी के रूप में लिखना, 21 को 12 लिखना, कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, बार बार स्वभाव बदलना, अपमानजनक व्यवहार। तो ये तीनों तो पठन वैकल्य से संबंधित है नहीं है, तो बचा क्या आपके पास, बी को डी पढ़ना, या फिर इसको 21 को 12 लिखना। ठीक है, यही है पठन वैकल्य, आपका पढ़ने लिखने में कठिनाई हो रही है। वे विद्यार्थी जिन्हें स्वालीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है, अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती, सूचना को याद रखने में चुनौती, या फिर स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती। तो इनका क्या होगा, जो ऑप्टिज्म से परेशान है ये क्या होंगे, अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में इनके क्या होगी, चुनौती होगी। ठीक है, क्या होगी, अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में इनके चुनौती होगी। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एक प्रकार का वही तो है, मतलब डिसेबिलिटी कह सकते हैं कि ये दिक्कत होगी, इसको परेशानी होगी। वे विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है, जो दिव्यांग हैं, सुलभ अवसंरचना या इमारतें, विद्यार्थियों का अलगाव, शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण रवैया, या फिर साथियों के बीच सहानुभूति और दया। देखिए, विद्यार्थियों का अलगाव आपको करना नहीं है, दया की कोई भावना नहीं करनी है, और शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण रवैया होना नहीं है। ठीक, तो बचा क्या, सुलभ अवसंरचना या फिर इमारतें इनके सफल समावेशन के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित करने में सहायक होता है। ये क्या है, विविध
अधिगम प्राथमिकता वाले बच्चे हैं ये। कार्य की प्रासंगिकता, मूल और प्रामाणिकता को कम करना, आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना, उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंच कम करना, या फिर विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता को प्रतिबंधित करना। तो ये अभ्यास, कौन सा अभ्यास? आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करना। ठीक है, ये क्या होगा? विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित करने में सहायक होगा। ठीक, अगला देखिए, किस सिद्धांत पर आधारित कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं? तो ये जो आपकी कौन सी कक्षा है, किस सिद्धांत पर? किस सिद्धांत पर? ये सिद्धांत है आपका सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा में सक्रिय भागीदारी करके सीखते हैं। ठीक है, सार्थक अधिगम क्या है? मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न करना नहीं, तब होता है सार्थक अधिगम तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाता है, बिल्कुल नहीं। सार्थक अधिगम तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थी के अधिगम को नियंत्रित करते हैं, ये भी नहीं होगा। सार्थक अधिगम में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया सम्मिलित है। तो यही आपका सुटेबल आंसर है, चौथा नंबर। ठीक है, सार्थक अधिगम में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान की प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, यही सार्थक अधिगम होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की गई है? संरचनात्मक समझ पर बल, योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में वृद्धि और प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी। किस चीज की वकालत नहीं की गई है? ठीक है, पहले तो आपका क्या नहीं किया गया? योगात्मक मूल्यांकन, इसकी वकालत नहीं की गई है। दूसरा क्या है? पाठ्यक्रम में वृद्धि, इसकी भी वकालत नहीं की गई है। और प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी, मतलब ना इसकी वकालत की गई है, ना इसकी की गई, ना इसकी गई। बच्चा कौन? संरचनात्मक समझ। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या है? ए, बी। ए तो है ही नहीं है, ए जिसमें है वो है ही नहीं है। बचा ये हमारे पास बी, डी। तो आपका सी इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है कि बी, ये सी और ये डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बी, सी, डी की वकालत नहीं की गई है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही मिलाप है? किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार करने के लिए कार्यपत्रक करना, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना, परिहार उन्मुख लक्ष्य, कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए किसी विषय की अतिरिक्त कक्षाएं लेना, परिहार उन्मुख निपुणता लक्ष्य, या दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन ना करने के लिए कड़ी मेहनत करना, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। इसमें से क्या है सही मिलाप? क्या है? लक्ष्य अभिविन्यास, युग प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास। तो आपका जो ये है कि किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार करने के लिए कार्यपत्रक करना और महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, ये दोनों, ये प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास दोनों का सही मिलाप है। ठीक है, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? अधिगम को सुसाध्य करने के लिए परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, बिल्कुल नहीं। निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना, नहीं भैया। रटकर याद करना, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शंस क्या बचे आपके पास? बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना। ठीक है, अधिगम को सुसाध्य करना है तो आपको क्या करना है? बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ करके उसको पढ़ाइए। निम्नलिखित में से कौन से विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? भ्रांति रटने और याद रखने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देना, रटना तो है ही नहीं। ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंधित हो, बिल्कुल नहीं। सही गलत सारी धारणाएं आपको क्या करनी है? बतानी है, व्यक्त करनी है। भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना, विद्यार्थियों की पूर्व मान्यता और वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? जो भ्रांतियां हैं उसका प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग एवं अवलोकन के अवसर देना। ठीक,
अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करने में सहायक है? प्रतियोगिता, चर्चा और संवाद, वेधन और अभ्यास, या फिर दंड। तो कुछ भी, किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुसाध्य करना है तो चर्चा और संवाद जरूरी है। जितना भी डिस्कशन करेंगे तो जो भी समस्याएं हैं वो ऑटोमेटिक सॉल्व होती जाएंगी। अगला देखिए, प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में डैश को सक्रिय करना चाहिए। क्या सक्रिय करना चाहिए? इसमें करना चाहिए बेटा क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा। क्या करना चाहिए? सक्रिय क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा को सक्रिय करना चाहिए। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? सीटेट पे ध्यान देना बार बार कि नहीं वाला चीज जरूर आएगा। दंड से बचने के लिए गृहकार करना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में सम्मिलित होना, प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज सीखना, साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य में भाग लेना। कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में सम्मिलित होना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। बाकी तीनों जो है वो बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण होते हैं। ठीक है। आज के सेशन का अंतिम सवाल है ये, डैश के उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में डैश होने की संभावना है। क्या? प्रासंगिक पाठ्यक्रम के उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में कमी? नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थी केंद्रित, ठीक है, क्या हो गया? शिक्षार्थी केंद्रित के उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में कमी वाला कोई काम नहीं होगा। अगला देखिए, सामाजिक सहयोग के उपयोग से विद्यार्थी की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना होती है। तो आपका सीधा सही आंसर क्या होगा? सामाजिक सहयोग के उपयोग से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा बेटा। ठीक है। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीटेट ने आपसे पिछले सालों में पूछ रखे हैं। ये आज का आपका कौन सा सेशन है? 5वां सेशन है। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। आगे भी अभी एक आध दो प्रीवियस ईयर और कराने के बाद प्रैक्टिस सेट आपका शुरू किया जाएगा। अगर हमारे प्रयास, हमारी कोशिशें आपके प्रति ईमानदारी से की जा रही हैं और आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स पॉजिटिव कीजिए जिससे हमें एक पॉजिटिव फीडबैक मिल सके और सारी अच्छी चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हैं वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।